नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी प्रोनाउन की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। कल हमने पर्सनल प्रोनाउन में कुछ बातें सीख ली थी और हम आ गए थे इट के प्रयोग पर। तो आज हम सीखेंगे इट का प्रयोग कहाँ कहाँ पर इंग्लिश में प्रोनाउन में किया जाता है। इट का यूज ऑफ इट, तो आप लिख लीजिए यूज ऑफ इट। ये आपका क्या हो गया, इट हो गया। और इस इट का प्रयोग हम कैसे करते हैं ये हमें सीखना है। इट का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है ये हम सीखेंगे। तो देखिए, वैसे तो इट का प्रयोग बहुत नॉर्मल है, लेकिन इसमें भी कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं इट का प्रयोग जो होता है, इट का प्रयोग हम करते हैं सबसे पहले अपने डमी सब्जेक्ट के लिए। काय के लिए? डमी सब्जेक्ट के लिए। अब ये डमी सब्जेक्ट क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं एक सेंटेंस लिखने के द्वारा। देखिए, एक सेंटेंस लिखा मैंने, जैसे इट इज, ही या हिम, who entered the class, who entered the class। ये सेंटेंस इट इज ही या हिम who entered the class। तो यहां पर ये जो इट का यूज हुआ है बच्चों, इट का यूज जो हुआ है इसको हम कहते हैं डमी सब्जेक्ट। क्या कहते हैं इसको? डमी सब्जेक्ट। डमी सब्जेक्ट क्यों होता है देखिए। अब आप मुझे एक बात बताइए, देखिए इसमें क्या आता है, इसमें मैं आपको सबसे पहले समझा दूंगा। जब भी इट का प्रयोग डमी सब्जेक्ट की तरह से होगा, इट का प्रयोग डमी सब्जेक्ट के लिए होगा, तो ये वास्तव में होता क्या है ये देख लीजिए। अब आप इस सेंटेंस को ठीक से पढ़िए, इट इज ही या हिम हु एंटर्ड द क्लास। अब ये एक्शन हुआ क्लास को एंटर करने का, क्लास को एंटर करने का, क्लास में जाने का। तो इसका मतलब ये एक्शन है। अब इस एक्शन को किसने किया? इस एक्शन को किसने किया? इसने किया। इसने तो नहीं किया ना, इस एक्शन को किया इसने। तो इसका मतलब इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो वास्तव में क्या है? ही है। क्या है? ही। अब ये इट तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इट को यहाँ सब्जेक्ट बनाया, तो यहाँ पर इट केवल और केवल एक डमी सब्जेक्ट का काम कर रहा है। वास्तव में सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? तो हमारा यहाँ से जो क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन वो ये बनता है, अगर मैं आपको बताऊं डमी सब्जेक्ट की तरह से वो आपको इट का प्रयोग करके देंगे और हमसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए यहाँ पर ये ही आएगा या हिम आएगा, मींस यहाँ पर सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे या ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। तो मैं आपको बता दूं बच्चे, क्योंकि यहाँ पर ये सब्जेक्ट है। क्या है? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट। तो अगर ये सब्जेक्ट है तो इसका मतलब सब्जेक्टिव केस में होगा। इसका मतलब क्या होगा? ये सब्जेक्टिव केस में होगा, क्योंकि कार्य करने वाला क्या है? यही है। तो इसका मतलब यहाँ इट इज या इट वाज के बाद जो लिखवाया जाता है आपको, इट इज या इट वाज के बाद हम हमेशा ही सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। काहे का प्रयोग करते हैं? सब्जेक्टिव केस का। तो आपको कारण समझ में आ गया ना। हम यहाँ पर सब्जेक्टिव केस का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि वास्तव में इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो ये ही है ना। तो इसलिए यहाँ पर जब सब्जेक्ट ही है तो इसका मतलब सब्जेक्टिव केस ही आएगा। ऐसे ही मैं एक सेंटेंस और लिखता हूँ आपको, जैसे मैंने लिखा इट इज मी या आई हु ओपनड द डोर। एक सेंटेंस लिखा इट इज मी या आई हु एंटर द। अब दरवाजा किसने खोला? मतलब यहाँ कार्य करने वाला क्या है? आई है। कार्य करने वाला क्या है? आई। ये तो यहाँ पर डमी सब्जेक्ट हो गया, तो इसका मतलब सब्जेक्ट ही है, तो इसका यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग किया जाएगा। सब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आता है? इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि यहाँ हम सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे या ऑब्जेक्टिव केस का। यहाँ अब इस इट के बारे में क्या सीखा हमने? इट का प्रयोग यहाँ पर हुआ है डमी सब्जेक्ट की तरह से। डमी सब्जेक्ट की तरह से। डमी सब्जेक्ट की तरह से मतलब इस सेंटेंस का जो एक्शन है वो ये है और इस एक्शन को करने वाला ये है। तो इसका क्या काम? इसका कोई काम वास्तव में नहीं होता। और जब इसका कोई काम वास्तव में नहीं होता तो इसका मतलब ये एक डमी सब्जेक्ट है। इसका कोई भी कार्य इस सेंटेंस के अंदर नहीं है। तो कहा जाता है बच्चों, जब भी इट का प्रयोग डमी सब्जेक्ट के लिए किया जाता है तो इट इज या इट वाज जो भी लिखा होगा उसके बाद हमेशा ही सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, यहीं से आपका क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। ये बात आपको समझ में आ गई? तो आप इसको लिख लीजिए, मैं आपको लिखवा देता हूं। इट का प्रयोग डमी सब्जेक्ट की तरह से किया जाता है और इसके बाद हमेशा ही सब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। क्या का प्रयोग किया जाता है? सब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं, इट हमेशा ही क्या होता है? इट हमेशा ही होता है सिंगुलर। क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कभी कभी इस पर हमें एक सेंटेंस मिल जाता है, ये आपने लिख लिया होगा ना, ये आप लिख लीजिए। और एक सेंटेंस और मैं आपको इट पर इसी तरह से इसी बेस पर मैं आपको एक और क्वेश्चन समझा देता हूं, उसको भी आप समझ लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया इट का प्रयोग जो होता है वो कैसे होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह से होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह से होता है। तो कभी कभी हमारे एग्जाम में
क्वेश्चन बन जाता है बच्चों, जैसे क्वेश्चन बना इट इज या इट आर दे, इट इज या इट आर, इट इज या इट आर, ऐसे बन जाता है कभी कभी, जैसे इट वाज या इट वर दे। यहां आ जाएगा आपका हु, यहां भी हु, और आगे जो भी आपका सेंटेंस लिखा है ये। अब आप मुझे बताइए यहां पर मैं वॉज का यूज करूं या वर का, इसका यूज करूं या आर का। भले ही यहां पर देखिए दे है या जो भी है, आप एक बात समझिए, यहां पर ये जो है इट, ये हेल्पिंग वर्ब हमेशा इस इट के अकॉर्डिंग ही प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इट इज या इट वाज, क्या आ जाएगा, इट इज या इट वाज। यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होगी, हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, वो हमेशा इट की वजह से होगा, इट के अकॉर्डिंग यहाँ पर किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो इसको लिख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हमेशा ही इस तरह के सेंटेंस में इट के अकॉर्डिंग ही किया जाता है, और इट क्या होता है, हमारा सिंगुलर होता है। ठीक है बच्चों, तो लिख लीजिए आप इसको। लिख लिया बच्चों? हाँ मोहित बता, आए समझ में? आगे बढ़ें, चलिए अब इट का हम दूसरा यूज देखते हैं। इट का दूसरा यूज हम कहां पर करते हैं। इट का दूसरा यूज होता है बच्चों जहां पर हमारा जो जेंडर होता है वो अननोन होता है। जेंडर होता है वो कैसा होता है, अननोन होता है। अननोन जेंडर का मतलब कैसे, जैसे अननोन जेंडर मतलब कॉमन जेंडर जैसे भी होते हैं, जैसे आपका टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, तो ये क्या है, आपके कॉमन जेंडर होते हैं। क्या होते हैं, कॉमन जेंडर होते हैं। तो इन कॉमन जेंडर के लिए भी कभी कभी कॉमन जेंडर में हमें क्या होता है, हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है एक अननोन जेंडर जिसका हमें पता नहीं होता है ना। जैसे आप यही मान लीजिए कि अननोन जेंडर के लिए हम क्या यूज करते हैं, अननोन जेंडर के लिए भी हम इट का यूज करते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, जैसे द बेबी इज क्राइंग, द बेबी इज क्राइंग। अब यहां मैंने लिखा इट या ही, इट या ही मस्ट बी हंग्री, ये मैंने लिखा, द बेबी इज क्राइंग, इट मस्ट बी हंग्री, इट मस्ट बी हंग्री। अब देखिए जैसे यहां पर ये बेबी है, अब ये बेबी जो है आप जानते हैं, देखिए बेबी जो होता है वो किसी व्यक्ति का भी हो सकता है, पर्सन का भी हो सकता है, इंसानों का भी हो सकता है, और किसी पशु का भी ये बेबी हो सकता है। तो अब यहाँ पर ये जो है ना एक अननोन जेंडर के रूप में हमारे सामने आया। काहे के रूप में आया, अननोन जेंडर के रूप में हमारे सामने आया। जब ये अननोन जेंडर के रूप में हमारे सामने आया तो यहाँ पर फिर इस अननोन जेंडर के लिए हम क्या यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे। काहे का यूज करेंगे, इट का। काहे का यूज करेंगे, इट का। ठीक है, तो जब भी हमारा जेंडर अननोन होता है तो अननोन जेंडर के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, इट का ही यूज करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर इट हमारा सही हो जाएगा। तो लिख लीजिए आप, अननोन जेंडर के लिए जहां पर जेंडर अननोन होता है वहां पर हम क्या यूज करते हैं, इट का ही यूज करते हैं। तो इट का देखिए बच्चों ये दूसरा यूज था, अननोन जेंडर के लिए हम क्या यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। ये बात समझ में आई, क्योंकि बेबी जो है इंसानों का भी होता है और बेबी हम किसी पशु के बच्चे को भी बेबी कह सकते हैं। बात समझ में आई ना। तो यहाँ पर इसका जो जेंडर है वो क्या है, अननोन है। तो अननोन जेंडर के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, इट का ही प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद अगर हम अगला यूज देखें इट का, इट के अगले यूज में हम देखेंगे इट का जो यूज होता है वो होता है, देखिए कभी भी मेंशन करने के लिए, अगर हम मेंशन करने की कोशिश कर रहे हैं टाइम को, डेट को, टाइम, डेट या वेदर, इन तीनों ही चीज़ों को अगर हम मेंशन करने की कोशिश कर रहे हैं, इन तीनों ही चीज़ को, चाहे तो टाइम को, चाहे तो डेट को, चाहे तो वेदर को, चाहे तो वेदर को अगर हम मेंशन करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर हम इट का ही प्रयोग करते हैं। तीनों ही चीज़ों को मेंशन करने के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए कैसे इट का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने टाइम को मेंशन कर रहा हूँ तो टाइम को मेंशन करने के लिए मैं सेंटेंस बोल सकता हूँ, जैसे इट इज़ 7 o'clock, इट इज़ 7 o'clock। तो ये टाइम को मैंने मेंशन किया, इट इज़ 7 o'clock।
ठीक है बच्चों, तो जब भी आप टाइम को मेंशन करेंगे, जैसे मैंने और लिखा समय होता है हमारा, जैसे इट इज इवनिंग, ऐसे ही इट इज मॉर्निंग, इट इज मॉर्निंग। ठीक है बच्चों, तो टाइम को जब भी हम मेंशन करते हैं, टाइम को जब भी हम मेंशन करते हैं तो हम यूज करते हैं इट का। काहे का यूज करते हैं? इट का। ऐसे अगर हम डेट को मेंशन करेंगे तो भी हम इट का प्रयोग करेंगे, जैसे इट इज 15 अगस्त, इट इज 15 अगस्त। मंथ का यूज करेंगे, जैसे इट इज जनवरी, तो वो भी आप यही मान लीजिए, इसी में काउंट कर लीजिए उसको भी, जैसे इट वाज जनवरी, इट वाज जनवरी। देखिए टाइम को हमने मेंशन, डेट को हमने मेंशन किया या मंथ को हमने मेंशन किया तो भी क्या आ जाता है? इट आ जाता है। अब इसके बाद अगर हम देखें वेदर, वेदर आप अच्छी तरह जानते हैं वेदर क्या होता है, जैसे मैंने कहा इट इज विंटर, या इट इज समर। तो ये हमारा होता है, टाइम को हम मेंशन करें, डेट को या मंथ को मेंशन करें, वेदर को अगर हम मेंशन करें तो हम यूज करते हैं काय का? इट का। काय का यूज करते हैं? इट का। तो आप देख लीजिए ये भी हमारा इट का यूज हुआ है, ये भी इट का यूज हुआ है, और यहाँ पर भी हमने क्या यूज किया है? इट का ही यूज किया है। तो टाइम को मेंशन करने के लिए, डेट को मेंशन करने के लिए या वेदर को मेंशन करने के लिए हम हमेशा ही इट का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा इट इज इवनिंग, इट इज मॉर्निंग, इट इज नून। ऐसे मैंने कहा इट इज 15 अगस्त, इट इज जनवरी या इट वाज जनवरी। तो इस तरह से हम टाइम को मेंशन करेंगे, डेट को मेंशन करेंगे या वेदर को मेंशन करेंगे। जब इन तीनों चीज़ों को हम मेंशन करते हैं तो हम यूज़ करते हैं क्या? इट का यूज़ करते हैं। काय का यूज़ करेंगे? इट का यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, ये मैं हटा देता हूँ, आपने लिख लिया होगा, लिख लीजिए आप एग्जाम्पल। अब इसके बाद बच्चों अगर हम बात करें, इसके बाद अगर हम बात करें तो हम किसी भी एनिमल की अगर हम बात करें या किसी भी बर्ड की हम बात करें तो भी हम इट का ही प्रयोग करते हैं, इट का ही यूज़ किया जाता है। किसी भी बर्ड या एनिमल को मेंशन करने के लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं। तो आप लिख लीजिए, टू मेंशन एनी बर्ड और एनिमल, टू मेंशन एनी बर्ड और एनिमल क्या यूज़ होता है? इट का ही यूज़ किया जाता है। टू मेंशन एनी बर्ड और एनिमल, एनिमल या बर्ड को अगर हम मेंशन कर रहे हैं तो भी हम क्या यूज़ करेंगे? तो भी हम इट का ही यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा इट वॉज ए डॉग, इट वॉज ए डॉग। ऐसे मैंने कहा इट इज़ अ बर्ड, पीकॉक कह लीजिए, इट इज़ ए पीकॉक, इट इज़ ए बर्ड, इट इज़ अ पिजन, कुछ भी। ऐसे इट इज़ ए डॉग, इट इज़ एन एलिफेंट, इट इज़ एन एस। ठीक है बच्चों, तो अगर हम मेंशन करना है क्या? एनिमल या बर्ड, तो भी हम क्या यूज़ करते हैं? तो भी हम यूज़ करते हैं इट का। तो आप इसको भी लिख लीजिए, टू मेंशन बर्ड और एनिमल इट इज़ यूज्ड। मेंशन करने के लिए बर्ड को या एनिमल को हम इट का ही प्रयोग करते हैं। तो ये आपके दो एग्जाम्पल लिखे हैं, आप लिख लीजिए। कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो आप बता दीजिए। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं। अब इसके बाद हम पहुंच जाते हैं आगे। ये आपका इट का यूज़ था बच्चों। अभी अच्छा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाने जा रहा हूँ। अब देखिए, जैसे मैंने आपको लिखवाया था, आपने एक टेबल बनाई थी, उसमें मैंने आपको लिखवाया था पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये आपको बताया था ना मैंने, ये आपको लिखवाया था ना पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो इसमें क्या क्या था आपका? जैसे माई, जैसे योर, जैसे आवर, ये सारी चीज़ें थी ना इसमें। तो ये ही केस अब हम सीखने जा रहे हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके एग्जामिनेशन में मिलता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन इस पर बनता है। जैसे मैंने लिखा आई एम रीडिंग मी बुक, और मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो केस होता है ये हमेशा अपने साथ क्या कैरी करता है? ये हमेशा अपने साथ नाउन को कैरी करता है। क्या कैरी करता है बच्चों अपने साथ? ये हमेशा ही ये अपने साथ नाउन लाता है, हमेशा ही अपने साथ नाउन लाता है। जैसे ये सेंटेंस लिखा है आई एम रीडिंग मी बुक,
तो बच्चों ये आप बता ही देंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम है ही नहीं। ये क्या है, सेंटेंस हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। आई एम रीडिंग मी बुक, तो क्या सही होना चाहिए इसका, आई एम रीडिंग माई बुक। ये आपका क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस आपका क्या है, सही है। आई एम रीडिंग माई बुक। अब तो बात समझ में आई, आई एम रीडिंग माई बुक। अब आपने क्या देखा, जब यहाँ पर कोई नाउन लिखा हुआ था, ये नाउन था, तो नाउन से पहले कभी भी ऑब्जेक्टिव केस तो नहीं आता। ये आपका ऑब्जेक्टिव केस तो यहाँ नहीं आएगा, इसके स्थान पे क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये नाउन है तो इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो ये तो बड़ा आसान था, आपने पहचान लिया। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपके बोर्ड पर लिखता हूँ, उसको आप बताना जरा कि इसमें क्या होगा। जैसे मैंने लिखा माई फ्रेंड, डिड नॉट accept me smoking in the car. My friend did not accept me smoking in the car. ऐसे एक और लिखा मैंने, my father does not like me going in the late night party. एक सेंटेंस ही है। अब देखिए इन दोनों सेंटेंस को देखिए आप, माई फ्रेंड डिड नॉट एक्सेप्ट मी स्मोकिंग इन द कार, ऐसे लिखा माई फादर डज नॉट लाइक मी गोइंग इन द लेट नाइट पार्टी। अब यहां आपने देखा, यहां पर ये देखिए गोइंग और ये स्मोकिंग गोइंग और ये स्मोकिंग। अब मैं आपको सबसे पहले तो बता देता हूं कि यहां पर क्या आ जाएगा, माई, और यहां पर भी क्या आ जाएगा, माई। अभी आया क्यों, अभी आया क्यों, ये आया क्यों, देखिए आपको ध्यान है, मैंने आपको नाउन कराया था, और नाउन में मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, ये एक सेंटेंस लिखा। अब मैंने आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कहा था कि मान लीजिए इस स्मोकिंग को हम आइडेंटिफाई करें, ये नाउन है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, व्हाट इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। तो जैसे ही व्हाट का आंसर ही आया तो हम समझ गए क्या है, नाउन है। तो इसका मतलब आप एक बात समझ गए यहाँ पर कि नाउन जो होता है वो आईएनजी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगा देने से भी नाउन हमारा बन जाता है। और इस तरह के नाउन को हम क्या कहते हैं, जेरेंड कहते हैं। क्या कहते हैं हम, जेरेंड। तो यहाँ पर देखिए जिस तरह का ये नाउन है ना, इसी तरह का ये नाउन है। आप देखिए माई फ्रेंड डिड नॉट एक्सेप्ट व्हाट, स्मोकिंग। क्या स्वीकार नहीं किया माई फ्रेंड ने, स्मोकिंग स्वीकार नहीं की। माई फ्रेंड डिड नॉट एक्सेप्ट व्हाट, स्मोकिंग। ऐसे ही यहाँ पर माई फादर डज नॉट लाइक व्हाट, गोइंग इन द लेट नाइट पार्टी। तो इसका मतलब यहाँ पर ये आपका एक ऐसा नाउन है जो कि जेरेंड के रूप में हमें दिया गया है। अब अगर ये नाउन है तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, जब ये नाउन है तो नाउन से पहले हमें क्या प्रोनाउन मिलेगा या इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव मिलेगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव मिलेगा ना। तो इस बात को बच्चों ध्यान रखना, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इस तरह से हमें नाउन देंगे और इसके साथ में हमें कोई भी ऑब्जेक्टिव केस लिख के दे देंगे, जो कि गलत होता है। ये देखना कि हमारा क्या है, अगर ये व्हाट का आंसर है, ये क्या है, व्हाट का आंसर है, ठीक है, ये अगर व्हाट का आंसर है तो ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये नाउन। अगर ये नाउन है तो फिर इससे पहले क्या आएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या आ जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। जो भी यहाँ पर जिस चीज का भी ऑब्जेक्टिव केस लिखा है उसी का ही पॉजेसिव एडजेक्टिव यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो आप दोनों ही क्वेश्चन लिख लीजिए। कभी कभी जीरेंड के रूप में हमें क्या देते हैं, नाउन दे देते हैं। उस नाउन से पहले हमें देखना होता है कि वो नाउन है तो उससे पहले हमेशा ही पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा, ना कि ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो आप दोनों ही सेंटेंस लिख लीजिए। जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूं, अगर आप नहीं समझ में आया तो देखिए, आई लाइक प्लेइंग। मैंने कहा आपसे आई लाइक व्हाट, आपने कहा प्लेइंग, तो इसका मतलब प्लेइंग क्या हो गया, नाउन हो गया। क्या हो गया, नाउन। अब अगर यहां पर ये नाउन है तो इससे पहले अगर मैं कभी कोई भी केस इस तरह का या ऑब्जेक्टिव केस या कोई भी पॉजिटिव एडजेक्टिव केस में से यूज करना होगा मुझे, तो मैं क्या यूज करूंगा, मैं हमेशा ही
पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करूंगा। ये इस तरह का नाउन है, जैसे ये जेरेंड का नाउन है, आई लाइक प्लेइंग, मैं खेलना पसंद करता हूँ, तो ये जेरेंड हो गया। और जेरेंड हमेशा क्या होता है, नाउन होता है, क्योंकि ये व्हाट का आंसर है। तो इसी तरह के हमें क्या मिल जाते हैं, इसी तरह के नाउन हमें मिल जाते हैं, इनको हमें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है बच्चों, अब अगर इसके बाद हम देखें, इसके बाद हम आ जाते हैं अपने आगे के स्टेप पर। ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन थे। इसके बाद हम अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं। अगला कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा, जैसे मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन जो कि थे आपके, जैसे माई सेल्फ, आपको ध्यान आ गया होगा, माई सेल्फ हो गया, ऐसे ही आपका आवर सेल्फ हो गया, ये थे आपके। तो इन्हीं का ही अब हम प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा बोर्ड पर, मैंने सेंटेंस लिखा आई एंजॉयड इन द पार्टी, आई एंजॉयड इन द पार्टी। ऐसे मैंने लिखा शी praised, she praised in the class। ये दो सेंटेंस लिखें। अब इन दोनों ही सेंटेंस में आप मुझे बताएंगे कि क्या एरर इसमें हो सकता है, क्या गलती इसमें है, या ये दोनों ही सेंटेंस अपने आप में ठीक हैं। तो इस सेंटेंस का एरर समझने के लिए आपको सबसे पहले इन वर्ब्स को समझना पड़ेगा। ये जो वर्ब्स लिखी हैं, इन वर्ब्स को आपको समझना पड़ेगा इन सेंटेंस के एरर समझने के लिए। तो मैं पहले आपको ये वर्ब समझा देता हूँ कि इन वर्ब्स का क्या मतलब है, फिर आगे हम समझेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किस प्रकार से यूज़ होता है और एम्फेटिक प्रोनाउन किस प्रकार से यूज़ किया जाता है। जैसे ये वर्ब है हमारी एंजॉय और प्रेज, मैंने लिखा है यहाँ पर इसको एंजॉय एंड प्रेज। ऐसी और भी वर्ब होती हैं, ऐसी और भी वर्ब होती हैं। दो वर्ब मैंने आपको यहाँ बोर्ड पर लिखी हैं, और भी वर्ब ऐसी होती हैं। हमारे पास दो तरह की वर्ब्स होती है, एक होती है ट्रांजिटिव और एक होती है इंट्रांजिटिव। एक होती है ट्रांजिटिव और एक होती है इंट्रांजिटिव। तो बच्चों ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, मैं पहले भी शायद आपको बता चुका ये, लेकिन मैं दोबारा से बता देता हूँ। ट्रांजिटिव और दूसरी होती है हमारी इंट्रांजिटिव। अब ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जिसे अपना ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, जिसे अपना ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, वो वर्ब हमारी क्या कहलाती है बच्चों, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इस वर्ब को अपना ऑब्जेक्ट चाहिए है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा आई एंजॉयड, तो जिस भी वर्ब में अगर आप क्वेश्चन करते हैं, नाउन को आइडेंटिफाई करना, मैंने नाउन का यूज आपको सिखाया था, यूज ऑफ नाउन मैंने आपको बताया था। अगर आपको नाउन को आइडेंटिफाई करना है तो आप या तो व्हाट से क्वेश्चन करते हैं, या आप क्वेश्चन करते हैं हुम से, तो ऐसी कोई भी वर्ब जिसमें व्हाट या हुम से क्वेश्चन करने पर आंसर मिल जाता है, या ऐसी कोई भी वर्ब जिसे व्हाट या हुम का आंसर चाहिए होता है, तो वर्ब हमारी कहलाती है ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे मैंने कहा आई एंजॉयड व्हाट, तो आपने तुरंत कहा पार्टी। आई एंजॉयड व्हाट, आपने तुरंत कहा पार्टी। और ऐसे मैंने कहा शी प्रेज्ड, उसने प्रशंसा की। शी प्रेज्ड हुम, उसने प्रशंसा की किसकी। अब यहाँ कुछ नहीं है, देखिए यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है और यहाँ भी आपका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, जबकि इन दोनों ही वर्ब को क्या चाहिए, इन दोनों ही वर्ब को अपना ऑब्जेक्ट चाहिए, तो अब ऑब्जेक्ट तो दे नहीं रखा है इन्होंने, तो हम क्या करेंगे, हम इसी का ही ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्रयोग कर लेंगे। मीन्स इसी का ही एक रिफ्लेक्शन यहाँ पर प्रयोग कर लेंगे, जो कि आई का क्या होता है माई सेल्फ और शी का क्या होगा हर सेल्फ।
तो बच्चों ऐसी कोई भी वर्ब जो अपने आप में क्या होती है, अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब होती है, अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और इस ट्रांजिटिव वर्ब में कोई भी ऑब्जेक्ट ना दे रखा हो, कोई भी ऑब्जेक्ट ना दे रखा हो, तो हम इस ही दिए गए सब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन मीन्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब के तुरंत बाद कर लेते हैं, वर्ब के तुरंत बाद कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मीन्स यहाँ पर हमने इसी का ही एक रिफ्लेक्शन प्रयोग कर लिया। क्यों? क्योंकि एक ऐसी वर्ब थी जिसे अपना ऑब्जेक्ट चाहिए था, जिसे अपना ऑब्जेक्ट चाहिए था। अब देखिए मैंने एक सेंटेंस यहाँ लिखा, ही जम्प्ड, ये मैंने लिखा ही जम्प्ड इनटू द रिवर, मैंने लिखा ही जम्प्ड इनटू द रिवर। अब मैंने आपसे पूछा ही जम्प्ड व्हाट, तो क्या ही जम्प्ड व्हाट का कोई आंसर है? नहीं। ऐसे मैंने पूछा ही जम्प्ड हूं, तो इसका भी कोई आंसर नहीं। अगर मैंने आपसे पूछा ही जम्प्ड वेयर, तो आपने तुरंत कहा नदी में। तो अगर ये वर्ब वेयर का आंसर दे रही है तो इसका मतलब ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसे वेयर का आंसर तो चाहिए, लेकिन इसे व्हाट या होम का आंसर नहीं चाहिए। अगर इसे व्हाट या होम का आंसर नहीं चाहिए तो एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसे फिर अपने किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों ही वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब थी, हमें व्हाट या होम का आंसर इन्हें मीन्स ये ले पा रही थी, इनमें व्हाट या होम का आंसर मिल पा रहा था। तो ऐसी जितनी भी वर्ब होती हैं वो वर्ब हमारी कहलाती है ट्रांजिटिव, और इन ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में हमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट इन्होंने दे नहीं रखा, तो हम क्या करेंगे, हम इसी का ही रिफ्लेक्शन यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर लेंगे। तो इस चीज़ को हम कहते हैं बच्चों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ऐसी कई वर्ब होती हैं जो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। तो जब भी आपको ट्रांजिटिव वर्ब मिलती है किसी भी सेंटेंस में और उसके साथ में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो हम इसी सब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन यहाँ पर प्रयोग करने का काम करते हैं, जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये समझ में आ गई आपको बात? तो आप ये दोनों ही सेंटेंस लिख लीजिए। थोड़ी सी बात मैं आपको लिखवा देता हूं। जब किसी सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब होती है, जब किसी सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब होती है और उस ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में कोई भी ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो, उस ट्रांजिटिव वर्ब के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो, तो हम दिए गए सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, दिए गए सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर लेते हैं, जिसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कहते हैं। मैं दोबारा बता देता हूं, जब भी किसी सेंटेंस में कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब होती है और उस ट्रांजिटिव वर्ब में कोई भी ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो, जबकि ट्रांजिटिव वर्ब को क्या चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, और इस ट्रांजिटिव वर्ब के कोई ऑब्जेक्ट यहाँ दे नहीं रखे इस सेंटेंस में, तो हम क्या करेंगे, इस दिए गए सब्जेक्ट का ही रिफ्लेक्शन मीन्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब के बाद कर लेंगे, जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इस तरह का सेंटेंस आपके एग्जाम में आता है, जैसे एंजॉयड हो गया, प्रेज्ड हो गया, अवेल हो गया, ये सारी की सारी वर्ब आपकी आती हैं, और इन वर्ब के साथ में आपको कोई भी ऑब्जेक्ट वो नहीं देते, इन वर्ब के साथ में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं देते, तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़ता है। बात समझ में आए बच्चों? चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे, आगे क्लास कल हमारी शुरू होगी। नमस्कार।